वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेल्ट्रॉन की सेवा से संबंधित कुछ बातों पर गौर करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, और मैं आपको लेटर के साथ भी दिखाऊंगा कि किस किस तरह की शर्तें रखी गई है। सबसे पहले देखिए, बेल्ट्रॉन द्वारा संविदा कर्मी को सेवा के दौरान कौन कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। विभिन्न विभागों में उपलब्ध पारिश्रमिक एवं सेवा शर्त के संबंध में, महिलाओं के लिए विशेष छूट, नौकरी 60 साल तक के लिए अगर करना है तो उसके लिए क्या क्या शर्त है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये लेटर है जो 2015 में बना था, लेकिन ये लेटर नंबर 576 है, जिसपे साइन हुआ था 27/4/2017 को। ठीक है, इनमें देखिए लिखा हुआ क्या, पहला, बेल्ट्रॉन द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों में उपलब्ध विभिन्न कोटि के कर्मियों तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशु लिपिक यानी कि स्टेनो, आईटी बॉय गर्ल, आईटी बॉय गर्ल जो ये क्या है, आदेशपाल है। आदेशपाल नहीं समझ पाए तो आप इसे समझ लो कि ये प्यून है, के पारिश्रमिक एवं सेवा शर्तों के संबंध में क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं, ये बात है। सबसे पहले जब बेल्ट्रॉन में ज्वाइनिंग होती थी तो उसका इकरारनामा होता था 6 महीने के लिए, उसकी जगह उसका इकरारनामा कर दिया गया 1 वर्ष के लिए। फिर यदि कार्यालय से कोई विपरीत तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं होती, यानी कि कोई भी कार्यालय में आपकी पोस्टिंग होती है, अगर आपके वहां से कंप्लेन नहीं आती है तो यह स्वतः ही क्या हो जाता है, रिन्यूअल हो जाता है, नवीनीकरण हो जाता है, तथा यह व्यवस्था 60 साल की आयु तक लागू रहेगी। ये नंबर 1 में जो है, सीधा सा आप इस चीज को समझ लें कि जो भी जॉब है ये प्रत्येक ईयर रिन्यूअल होती है, यानी कि अगर 1 साल आपका कार्य संतोषजनक रहा तो ये रिन्यूअल होता चला जाएगा और ये जॉब आपकी 60 साल तक रहेगी। अगर आपका कार्य संतोषजनक नहीं है तो आपके जॉब को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। नंबर 1 को आप पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब दूसरी पॉइंट पे बात करते हैं, वेतन वृद्धि हेतु निर्धारित दक्षता परीक्षा। तो पहले ये दक्षता परीक्षा देनी पड़ती थी, बहाली अगर कोई पहले हो जाते थे, बहाल हो जाते थे, उसे दक्षता परीक्षा देनी पड़ती थी। लेकिन अब जो है कंडीशन थोड़ी बदल गई है, दक्षता परीक्षा और टाइपिंग पास करने के बाद ही अब बहाली हो रही है। लेकिन इनमें एक जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, 3 वर्ष और 10 वर्ष के स्वरूप परिवर्तन को आगामी परीक्षा तार्किक बनाया जाएगा। मतलब ये बोला जा रहा है इसमें कि जो पहले बहाल होते थे उनके 3 साल या 10 साल, ये 3 साल 10 साल के टर्म को आप लोग समझिए। जैसा कि कोई एम्प्लॉय है, वो 3 साल में पास नहीं कर पाया कोई चीज, या उसका एग्जाम 10 साल तक के लिए टाल दिया गया या 10 साल बाद लिया गया, तो जब तक वो दक्षता परीक्षा नहीं पास करते थे उसके वेतन में वृद्धि नहीं की जाती थी। लेकिन अब एग्जाम लेके बहाली होगी तो उसके वेतन में वृद्धि की जाती है प्रत्येक वर्ष जनवरी में 1 साल जब आपकी नौकरी हो जाती है। तो अगर कोई जनवरी में ही ज्वाइन कर रहा है तो डायरेक्ट सैलरी नहीं बढ़ जाएगा, या कोई दिसंबर में 1 मंथ पहले ज्वाइन किया है तो जनवरी में उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। 1 साल पूरा हो जाने के बाद जब भी जनवरी आएगी तो सैलरी बढ़ेगी। तो एक चीज और समझ ले, तो जो सैलरी का जो निर्धारण किया जाता है वो मूल सैलरी यानी कि बेसिक सैलरी का निर्धारण किया जाता है। तो ये बेसिक सैलरी जो किसी भी एम्प्लॉय का है वो 3 वर्ष बाद फिर से उसको इवेल्युएट किया जाएगा, यानी कि आकलन किया जाएगा। अगर बेसिक सैलरी बढ़ा दिया जाए तो बेसिक सैलरी का ही 10% प्रत्येक वर्ष मूल वेतन में वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस पॉइंट में क्लियर है, संविदा कर्मियों को प्रत्येक वर्ष पारिश्रमिक पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि की जाएगी।
यह वृद्धि कर्मियों द्वारा 1 वर्ष संविदा के नियोजन के उपरांत ही स्वीकृत होगी। पारिश्रमिक वृद्धि की गणना हमेशा जनवरी माह की पहली तारीख को की जाएगी, चाहे लाभार्थी जनवरी माह के किसी तारीख को योगदान किया हो। फरवरी एवं उससे आगे किसी माह में योगदान करने वाले संविदा कर्मी को उसके 1 वर्ष की अवधि के पश्चात आने वाली जनवरी से ही पारिश्रमिक का भुगतान की देयता होगी, यानी कि बढ़ा हुआ सैलरी का भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये महिलाओं के लिए विशेष है। महिला संविदा कर्मी को तत्काल 2 माह का मातृत्व अवकाश, यानी कि कोई महिला है, उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, वैसे महिला को जो है पूर्ण वेतन सहित स्वीकृति किया जाएगा। लेकिन 27/4/2017 से पहले अगर कोई महिला बच्चे को जन्म देती थी तो उन्हें छुट्टी तो दिया जाता था लेकिन सैलरी नहीं दिया जाता था। लेकिन ये 27 अप्रैल 2017 के बाद से ये लागू कर दिया गया है कि अगर कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसे 2 महीने की छुट्टी, वो भी पूर्ण वेतन के साथ दिया जाए। आकस्मिक अवकाश, यानी कि कोई इमरजेंसी आ गई तो आप 6 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। कार्यालयों में कार्य करने वाले संविदा कर्मी को संविदा नियोजन के 1 वर्ष में, अगर कोई 1 साल जॉब कर रहे हैं तो उसमें उसे 15 दिन का तथा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालय में, देखिए इससे पहले भी मैं बताया था कि कुछ कुछ ऑफिस में जो कार्य होते हैं मंडे टू फ्राइडे होते हैं, तो वो 5 दिवसीय कार्यालय में संविदा कर्मी को संविदा नियोजन के 1 वर्ष में 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी। मतलब इनका कहने का हो गया, जो मंडे टू सैटरडे जहां पे कार्यालय में वर्क होता है उस कार्यालय में आपको 1 साल में 15 छुट्टी आप ले सकते हैं, प्लस 6 इमरजेंसी छुट्टी, यानी कि आपकी छुट्टी हो गई 21। अगर मंडे टू फ्राइडे, यानी कि अगर आप कोई ऑफिस ज्वाइन करते हैं जहां पे वर्क मंडे टू फ्राइडे चलता है तो वहां पे आप 12 दिनों की छुट्टी और 6 दिनों की इमरजेंसी छुट्टी ले सकते हैं, यानी कि 18 दिनों की आपकी छुट्टी हो गई। तो जनरली मंडे टू फ्राइडे वाले को शनिवार और रविवार दोनों दिन छुट्टी रहता है, और ये 15 दिन वाले जिनको छुट्टी मिलता है उनको सिर्फ संडे को छुट्टी रहता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऐसे प्रतिनियुक्त संविदा कर्मियों की सेवा को सरकारी सेवा में नियोजन नहीं माना जाएगा। मतलब बेल्ट्रॉन के द्वारा जो भी बहाली हो जाती है, बहाली की जाती है, उसे सरकारी सेवा में नियोजन नहीं किया जाएगा। और सरकारी सेवक के अनुमान्य कोई भी अन्य सुविधा दे नहीं होगा। मतलब सरकार की जो ग्रेड पे वाली जॉब है, आप उस तरह की सुविधा खोजोगे तो आपको वो सुविधा यहाँ पे प्राप्त नहीं होगी। इस नियोजन के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। मतलब अगर कोई दावा कर रहे हैं कि हमें नियोजन में ग्रेड पे दे दिया जाए, तो ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आप नियोजन में नियमितीकरण यानी कि परमानेंट होने का दावा नहीं पेश कर सकते हैं। समकक्ष पदों के वेतनमान में तुलनात्मक विसंगति उत्पन्न होने अथवा अन्य अप्रत्याशित स्थिति में पारिश्रमिक का पुनरीक्षण किया जा सकता है। ये जो इससे पहले पॉइंट मैंने बताया था कि वो 3 साल या 10 साल वाला जो था, ये 3 साल पे सैलरी का रिस्ट्रक्चर करेगा, जो कि बेसिक सैलरी को बढ़ाएंगे तो बाद में सारी सैलरी पे भी ये इफेक्ट करेगा। 6 नंबर देखिए, उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार पटना की सहमति प्राप्त है। उपयुक्त जो 5 बात आप ऊपर देख चुके हैं, ये 5 बातों पर बिहार सरकार की सहमति है। और यह देखिए दिया भी हुआ है, यह आदेश 1 जनवरी 2017 के प्रभाव से लागू माना जाएगा। ये प्रतिलिपि है, मतलब ऑफिस से और भी बहुत सारे विभाग में जो लेटर सेम जीरोक्स करके भेजे जाते हैं, यानी कि एक प्रति वहां भी भेजी जाती है, तो उसी को प्रतिलिपि कहते हैं।
आप लोग भी जब जॉब करेंगे तो आपको भी इस तरह की लेटर टाइप करने को मिलेंगे, आपको उस समय भी इस तरह का लेटर बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये महालेखागार बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रदर्शित किया गया है। और भी आगे देख लीजिए, ये सभी कोषागार उप कोषागार बिहार सूचनार्थ आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित हैं। फिर देखिए ये अनुमंडलाधिकारी, प्रधान सचिव, विभाग, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, यानी कि जितने भी जिले हैं सभी जिलाधिकारी के पास और इतने विभाग में कार्यरत हैं वो सारे विभाग में ये लेटर एक चला गया रहता है। प्रतिलिपि में फिर देखिए प्रबंध निदेशक बेल्ट्रॉन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यकता। अब बताइए कि बेल्ट्रॉन को भी लेटर गया, तो ये बेल्ट्रॉन को लेटर कौन भेजा? ये बेल्ट्रॉन को लेटर भेजते हैं बिहार गवर्नमेंट। और माननीय मंत्री, सचिव, कोषांग, अपर सचिव, विशेष कार्यरत पदाधिकारी, आईटी प्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना को, ये सारे डिपार्टमेंट को लेटर की एक कॉपी जब जाती है तो यही एक लेटर में ये सारे को ज्ञापांक और प्रतिलिपि करके इन्होंने मेंशन कर देते हैं। तो ये सारे एक ही लेटर से सभी विभाग में चले जाते हैं। हर एक विभाग के लिए अलग अलग लेटर बनाने की जरूरत नहीं होती है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, मैंने जो बताया था आपको लेटर नंबर, यही लेटर नंबर है यहाँ पे 576। और यहाँ पे देखिए जो साइन हुआ था 27/4/2017 को। 27/4/2017 के पहले बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।